दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव की कवायद अब धीरे धीरे अपने मुकाम की ओर पहुंच रही है। जब बढ़ रही है पंचायत चुनाव के 90वें चरण का मतदान आज है। इसके बाद 2 और चरणों का मतदान बाकी रह जाएगा जो दिसंबर महीने में ही संपन्न हो जाएगा। 90वें चरण के पंचायत चुनाव के लिए बिहार के 35 जिलों के 875 पंचायतों में 7,754 मतदान भवन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 554 नक्सल प्रभावित है। इस चरण में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 42,000 पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जब मतदान वाले पंचायतों में विशेष छापेमारी, कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी और फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी की 10वीं और 12वीं परीक्षा 2022 में भाग लेने वाले स्टूडेंट के लिए जरूरी खबर है। जी हां, बीएसईबी ने दोनों कक्षाओं की परीक्षा के लिए तृतीय डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। डमी एडमिट कार्ड में गलतियों में सुधार 3 दिसंबर 2021 तक किया जा सकेगा। स्टूडेंट अपने संबंधित स्कूल या फिर संस्थान के प्रधान के माध्यम से ही सुधार करा सकते हैं। यह 10वीं कक्षा के लिए ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com और 12वीं कक्षा के लिए inter22.biharboardonline.com है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के अब हर मंदिरों को 4% टैक्स देना होगा। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। बहुत जल्द बिहार के सभी मंदिरों का निबंधन किया जाएगा। खबर के अनुसार मंदिरों का निबंधन करने के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड व्यापक अभियान चला रहा है। साथ ही साथ मंदिरों का निबंधन भी किया जा रहा है। 1 दिसंबर से बिहार के सभी जिलों में मंदिरों के निबंधन की प्रक्रिया को तेज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में अभी तक 4,600 मंदिरों का निबंधन हुआ है, लेकिन अभी भी बिहार के कई प्रमुख मंदिर ऐसे हैं जिनका निबंधन नहीं हुआ है। लेकिन बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड बहुत जल्द सभी मंदिरों का निबंधन पूरा कर लेगा। वहीं बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द मंदिरों की जमीन के बारे में जानकारी मुहैया कराएं। बहुत जल्द मंदिरों की जमीन को भी अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और इसे सार्वजनिक संपत्ति घोषित की जाएगी। दोस्तों अब एक बड़ी खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि बिहार में भी कोरोना के नए वेरिएंट की दहशत पहुंच गई है। जब विदेश से आने वाले लोगों की खोजबीन शुरू की गई है, अधिकारियों को इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल 26 नवंबर को विदेश से 281 लोग बिहार लौटे हैं। वे सब बिहार के पासपोर्ट धारक हैं। भारत सरकार ने बिहार सरकार को पत्र भेजकर विदेश से आने वाले सभी व्यक्तियों की फिर से कोरोना जाँच कराने को कहा है। भारत सरकार का पत्र मिलने के बाद मुख्य सचिव से लेकर पुलिस महानिदेशक तक को अलर्ट जारी कर दिया गया है। जब पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि सरकार की भेजी हुई सूची का अवलोकन किया जा रहा है। विदेश से आने वाले लोगों को कहा गया है कि वे फिर से अपनी जांच करा लें। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में रणनीति पर फैसला होगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 83वें संस्करण के तहत कल राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि देश दिसंबर महीने में नेवी डे और आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाने जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने की भी प्रेरणा देता है। जब देश भर में आम लोग हो या फिर सरकारें, पंचायत से लेकर संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महत्व से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में झांसी और बुंदेलखंड का कितना बड़ा योगदान है ये हम सब जानते हैं। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं भी हुई है और मेजर ध्यानचंद जैसे खेल रत्न भी इस क्षेत्र ने देश को दिया है। उन्होंने प्रकृति के प्रति चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि प्रकृति हमारे लिए खतरा भी तभी पैदा करती है जब हम उसके संतुलन को बिगाड़ते हैं या फिर उसकी पवित्रता को नष्ट करते हैं।
पीएम मोदी ने आगे कहा है कि हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं जहां के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को संजो कर रखा है। इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है। ये हम सब के लिए भी प्रेरणा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि मेघालय में एक फ्लाइंग बोट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें नदी का पानी इतना साफ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, हमें उन्हें बचाना चाहिए, उन्हें फिर से उनका असली रूप लौटाना चाहिए। इसी में हम सबका और जग का हित है, भलाई है। वहीं स्टार्टअप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप की दुनिया में आज भारत विश्व में एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। साल दर साल स्टार्टअप को रिकॉर्ड निवेश मिल रहा है। ये क्षेत्र बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। देश के हर छोटे छोटे शहर में भी स्टार्टअप की पहुंच बड़ी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं जब ये सवाल पूछा गया था कि यहाँ यूपी की तरह कोई एक्सप्रेसवे का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है। अब स्थिति ये हो गई है कि 15 दिन में 5वें एक्सप्रेसवे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस पर केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है और डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पहले जो एक्सप्रेसवे को सहमति दी गई थी, उस एक्सप्रेसवे के बारे में आपको केडीबी लैब के माध्यम से बताया भी गया था। बताया जा रहा है कि यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच बनाया जाएगा और ये 6 या फिर 8 लेन चौड़ा होगा। इस एक्सप्रेस वे को बनाने का काम 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी और बिहार के 10 जिलों से होकर ये सड़क गुजरेगी, जिससे बिहार का आर्थिक विकास होगा। इस सड़क के 3 अलाइनमेंट सामने आए हैं, जिनमें से एक पर निर्णय होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट से बिहार में राजनीति गर्म है। यह रिपोर्ट में बिहार को हर मोर्चे पर फिसड्डी बताने पर विपक्षी दलों ने सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार बताया है। जब विपक्षी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की नीति को इसका जिम्मेदार बताया है। वही जेडीयू बीजेपी ने भी नीति आयोग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीति आयोग के बहाने नई पीढ़ी को लालू राबड़ी राज को याद दिलाया है। सत्ताधारी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं, जहां उन्होंने कहा है कि बिहार के साथ नाइंसाफी की जा रही है। जहां सांसद राजीव रंजन सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि विभाजन के बाद बिहार में सिर्फ बालू, आलू और लालू ही बचे थे। खजाने लूट चुके थे, व्यवस्थाएं चौपट थी। भौगोलिक स्थिति के कारण हर वर्ष आपदाओं का कहर भी है। जहां ऐसे में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा जैसे संसाधन युक्त प्रदेशों से नीति आयोग द्वारा बिहार की तुलना नाइंसाफी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि वाकई में नीति आयोग ईमानदारी से बिहार में सुशासन के 15 साल में हुए विकास की तुलना करना चाहते हैं तो 1990 से 2005 के जंगल राज से तुलना करें। वर्तमान बिहार का विकास दर देश भर में सबसे ज्यादा ही मिलेगा। युवाओं को बड़े बुजुर्गों से लालू काल की रूह कपा देने वाली कहानियां सुननी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में 90,000 प्राथमिक शिक्षक बहाली के मामले को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जब पटना गर्दनी बाग धरना स्थल पर आज यानी कि 29 नवंबर को शिक्षक अभ्यर्थी धरना देंगे। चयनित अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान किया है। जहां अभ्यर्थियों का आरोप है कि साल 2019 में चल रही बहाली प्रक्रिया को सरकार जानबूझकर पूरा नहीं करवा रही है और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद नियोजन इकाइयों में 2 फेज की काउंसलिंग भी करवाई गई थी, लेकिन 38,000 चयन अभ्यर्थियों को पहले काउंसलिंग कराने से कोई फायदा नहीं मिला और बीच में पंचायत चुनाव की वजह से लागू आचार संहिता ने नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि निराश होकर वे लोग 29 नवंबर से गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण यानी कि आज से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देश विरोधी बयानबाजी करने के आरोप में जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम को जमानत मिल गई है। जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 नवंबर को ये जमानत दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार शर्जिल इमाम को जमानत तो मिल गई, लेकिन अभी वे जेल से बाहर नहीं आएंगे। दरअसल सीए और एनआरसी के खिलाफ साल 2019 के आखिर में दिल्ली के शाहीन बाग में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। इस विरोध प्रदर्शन के आयोजनकर्ताओं में शर्जिल इमाम का नाम भी शामिल था। शाहीन बाग के पास भाषण देते हुए शर्जिल इमाम के कई वीडियो वायरल हुए थे। जेएनयू में पढ़ाई करने वाले शर्जिल इमाम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी भाषण दिए थे। आरोप है
है कि शरजील इमाम ने अपने भाषण में देश के हिस्सों को काटने की बात कही, खासकर भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों को अलग करने की। इसके बाद मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। असम और अरुणाचल प्रदेश के मामले में भी शरजील इमाम को जमानत मिल चुकी है। शरजील इमाम के ऊपर दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर भड़काऊ भाषण देने के भी आरोप हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया था। जब पुलिस का कहना था कि शरजील इमाम की भड़काऊ बयानबाजी के चलते जामिया मिलिया इलाके में दंगे हुए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मौसम बदल गया है। जब सुबह सुबह कुहासा लगने लगा है, ठंड ने दस्तक दे दी है, जिससे लोग आग सेक रहे हैं। जब दीपावली छठ पूजा के बाद अचानक बिहार में मौसम बदल गया है। सुबह सुबह घना कुहासा लगने लगा है। जब ठंडी का आलम यह है कि लोग एक ओर जहां स्वेटर जैकेट पहनने लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर घर के अंदर और बाहर अलाव यानी कि आग तापते नजर आ रहे हैं। उत्तर बिहार में, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण बिहार में पछुआई हवाएं चल रही है। इससे 30 नवंबर तक पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर सहित 19 जिलों में रात का पारा 10 में से 14 डिग्री और पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सीवान, दरभंगा, वैशाली सहित 19 जिलों में 14 से 16 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान धुंध के साथ सुबह की शुरुआत होगी। दोस्तों सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण 19 नवंबर 2021 को लगा था। वहीं चंद्र ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद यानी कि साल 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण अगले महीने यानी कि 4 दिसंबर को लगने जा रहा है। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सूर्य ग्रहण क्यों होता है। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद, सूर्य और पृथ्वी के बीच एक सीधी रेखा में आ जाता है। चांद की छाया के केंद्र में रहने वाले लोग पूर्ण ग्रहण कहते हैं। जब आकाश में अंधेरा हो जाता है। जब 4 दिसंबर 2021 को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा। इस ग्रहण को भारत में नहीं दिखाई देगा, जिसकी वजह से इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। साल के आखिरी सूर्य ग्रहण को दुनिया भर के कुछ हिस्सों में ही देखा जाएगा। यदि आप इस ग्रहण को लाइव देखना चाहते हैं तो इसके लिए इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से सूर्य ग्रहण का लाइव स्ट्रीम देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण को यूट्यूब और नासा लाइव पर स्ट्रीम किया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं लाइव। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को रोहतास जिले के सासाराम के भू अर्जन पदाधिकारी और प्रभारी निगम आयुक्त राजेश कुमार गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी की गई। जब पटना के आनंदपुर इलाके में स्थित सिटी एनक्लेवे अपार्टमेंट में उनके फ्लैट से लगभग 16 लाख रुपए नगद, सोने के 5 बिस्कुट समेत 40 लाख के आभूषण साथ झारखंड की राजधानी रांची में अपार्टमेंट फ्लैट के कागजात, भाई के नाम पर पूर्णिया में 4 बीघा से अधिक जमीन के कागजात, कई बैंक पासबुक और भारी संपत्ति का पता चला है। इसके अलावा पटना के ही नागेश्वरी कॉलोनी में भी राजेश गुप्ता ने एक अपार्टमेंट में फ्लैट ले रखा है। राजेश गुप्ता के फ्लैट में रिश्वत के जो 16 लाख रुपए मिले हैं, उसमें 10-10 रुपए के भी नोट मिले हैं जो लपेट करके रखे गए थे। यानी कि राजेश गुप्ता ने घूस की राशि लेने में ना तो मर्यादा का ख्याल रखा और ना ही नैतिकता की सीमा का। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के बड़े शराब माफिया मुर्शीद आलम को गिरफ्तार किया है। मुर्शीद आलम पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिला के रहने वाला है। जब मद्य निषेध इकाई और पूर्णिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उसे पूर्णिया से गिरफ्तार किया गया है। जब मुर्शीद आलम बंगाल से बिहार में शराब भेजने वाले सिंडिकेट का सबसे बड़ा तस्कर है। बिहार पुलिस उसके पीछे 2 साल से लगी हुई थी। वह बंगाल से बिहार के कई जिलों में अंग्रेजी शराब के साथ नकली शराब और स्प्रिट भी तस्करी करता था। बिहार पुलिस उसके पीछे 2 साल से लगी थी। जब पुलिस के अनुसार मुर्शीद आलम पर बिहार के पूर्णिया, अररिया, सुपौल, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, बांका, वैशाली एवं मोतिहारी जिले के 1.5 दर्जन थानों में मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज है। जब पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी, जब बंगाल के साथ साथ वह हरियाणा के शराब तस्करों के संपर्क में भी था और बंगाल के रास्ते भारी मात्रा में शराब की तस्करी बिहार के जिलों में करता था। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है। राजनीतिक पार्टियां आगामी यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। यह यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी फिर से वापसी कर पाएगी या नहीं, या इस बार जनता अन्य किसी पार्टी को सत्ता में बैठने का मौका देगी। जनता के मूड को जानने के लिए एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर सर्वे किया, जो आपको हम अभी बताएंगे कि सर्वे में क्या नतीजा आया है। तो सी वोटर के सर्वे में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिलता दिख रहा है। सी वोटर के
के सर्वे में बीजेपी प्लस को 40% तक वोट मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी और उसके सहयोगी दलों को 32% वोट मिलता दिख रहा है। यानी कि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी प्लस के वोट प्रतिशत के मुकाबले समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी को 8% कम वोट मिलता दिखाई दे रहा है। जब सी वोटर के सर्वे के मुताबिक इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी को 14% वोट मिलता दिखाई दे रहा है, जो कि 20 नवंबर को किए गए सर्वे के आंकड़े के मुकाबले 1% कम है। वही सी वोटर सर्वे के अनुसार कांग्रेस को इस बार यूपी चुनाव में 8% मात्र वोट मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अन्य को 6% वोट मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बेरोजगारी देश का एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर हर सरकार अपने अपने दावे करती है। हालांकि अक्सर इन दावों की जमीनी हकीकत अलग होती है। जब गुजरात में जब 600 पदों के लिए हजारों अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, तब इन वादों की पोल पट्टी खुल गई। बेरोजगारी का आलम क्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस भीड़ को काबू करने के लिए यहाँ पुलिस को लाठी तक भांजनी पड़ी। यहाँ अभ्यर्थियों पर लाठी भांज रही पुलिस का एक वीडियो भी सामने आया है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। यही वीडियो है। वीडियो में नजर आ रहा है कि हजारों अभ्यर्थी वहां जमा हैं। इन अभ्यर्थियों को एक कतार में बनाए रखने में वहां तैनात पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए हैं। अभ्यर्थियों की भीड़ वहां बेकाबू सी नजर आ रही है। दोस्तों बात करते हैं कि लंबी दूरी की ट्रेन के मुसाफिरों को फिर से गर्मा गर्म खाना मिलेगा, जहां अब उन्हें पैकेट फूड की जगह किचन में पकाया हुआ ताज़ा खाना परोसा जाएगा। जहां एसी फर्स्ट के यात्रियों को तवे वाली गर्मा गर्म रोटी भी दी जाएगी। जहां कोविड की वजह से ट्रेनों में मिलने वाला खाना को बंद कर दिया गया था, जिसे रविवार को फिर से शुरू किया गया है। 1 जनवरी से सभी दिशाओं में चलने वाली ट्रेन में इस तरह की सुविधा रेलवे शुरू करेगा। फिलहाल रविवार से 20 ट्रेनों में खाने की सुविधा मिलने लगी है, जहाँ 7 दिसंबर तक 50 ट्रेनों में खाने की सुविधा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव के दौरान कई तरह के अजीबोगरीब घटनाएं भी देखने को मिल रही है। इस दौरान गोपालगंज जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है, जहां पंचायत चुनाव में अपनी बहू की हार की खबर उसकी सासू मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। यह मामला गोपालगंज जिले के मांझा प्रखंड की करनापुर पंचायत की है, जहां रामाशंकर प्रसाद की पत्नी 90 वर्षीय कैलाशो देवी की मौत हो गई। जहां उनकी मौत के बाद पूरे परिवार मातम में है। बताया जाता है कि गोपालगंज जिले के मांझा प्रखंड के करणपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव का नतीजा शुक्रवार को घोषित हुआ। जहाँ चुनाव में महिला प्रत्याशी माला देवी को 17 वोटों से हार मिली। करणपुर पंचायत से शकीला बेगम 722 वोट पाकर चुनाव जीत गई। यह खबर जैसे ही प्रत्याशी माला देवी की सास को मिली, सास की सदमे में जान चली गई, मौत हो गई। जहां कैलाशो देवी की मौत की खबर जैसे ही उनके परिवार वालों को मिली, घर में कोहराम मच गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर विरोध कर रही आरजेडी ने अब सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नशा करने का आरोप लगा दिया है। जहां आरजेडी के विधायक ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नशीले पदार्थ पीने का आदि बता दिया है। जहां आरजेडी विधायक का कहना है कि मुख्यमंत्री खुलेआम नशा करते हैं, ये बात सभी लोगों को पता है, लेकिन उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, जबकि बिहार में नशे पर प्रतिबंध है। आरजेडी विधायक के इस आरोप के बाद बिहार की राजनीति में बवाल हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गंजेरी बताने वाले ये विधायक है राजवंशी महतो, जो बेगूसराय की चेरिया बैरियरपुर से आरजेडी के टिकट पर एमएलए है। जब उनसे शराबबंदी को लेकर सरकार की कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इसे सीधे सीएम नीतीश कुमार से जोड़ दिया। चेरिया बैरियरपुर विधायक का कहना है कि सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नशा करते हैं, नशा पीने के बाद ही वे चिल्लाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आरजेडी विधायक राजवंशी महतो ने कहा है कि शराब की तरह बिहार में और भी दूसरे नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार इसका सेवन करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने बिहार में एसटीएफ के एसपी के पद पर काम करते हुए कई इनामी कुख्यात गैंगस्टर को गिरफ्तार किया था। अब एक बार फिर से वे मुंबई से बिहार आने वाले हैं। जब दिसंबर में बिहार लौटेंगे और पहले सप्ताह में वे अपना योगदान देंगे। जब बिहार में शिवदीप लांडे उन गिने चुने आईपीएस अफसरों में से हैं जिन्हें लोग उनके नाम से ही पहचानते हैं। उन्हें उनकी कार्यशैली के लिए जाना जाता है। अपराधियों के बीच उनके नाम का खौफ है। जब लड़कियां भी इनकी फैन है। बिहार आने से पहले शिवदीप लांडे ने भोजपुरी में 2 शब्द बोलकर यहां के लोगों का दिल जीत लिया है। जब शिवदीप लांडे ने खुद सोशल मीडिया पर बिहार आने को लेकर जानकारी शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि आज महाराष्ट्र में मेरे कार्यकाल के 5 साल पूरे हुए और बतौर डीआईजी के रूप में मैंने अपना कार्यभार सौंप दिया। मैं अब हमारे बिहार में सेवा देने को वापस आ रहा हूं।
दोस्तों बात करते हैं कि सीमांचल मिथिलांचल सहित पूरे बिहार में इन दिनों टमाटर सहित हरी सब्जियों की कीमत आसमान छुए हैं। जहां नवंबर में यहां 20 से 30 रुपये बिकने वाला टमाटर 70 से 80 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि सेब के दाम इससे कम हैं। जहां ऐसे में टमाटर आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। खासकर ठंड के मौसम में टमाटर की बढ़ती मांग से इसकी कीमत में भारी उछाल देखा जा रहा है। टमाटर के साथ हरी सब्जियों की कीमतों में लगातार इजाफा से किचन का बजट बिगड़ गया है। जहां वही सब्जियों के दामों में बेहतासा वृद्धि ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जब बिहार के कई शहरों में टमाटर की बढ़ती कीमतों से इसका थोक विक्रेता की जेब गर्म हो रही है, जब मगर इसके उत्पादक किसानों को टमाटर का बाजार मूल्य नहीं मिल रहा है। इन दिनों स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने वाले तथा समस्तीपुर से आने वाले टमाटर की बिक्री हो रही है। जहां जिले के किसानों से 35 से 40 रुपए खरीदी गई टमाटर मंडी में 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। यानी कि टमाटर के रेट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन किसानों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। किसान वही पुराने रेट में टमाटर बेच रहे हैं, लेकिन किसानों से जो टमाटर खरीद रहे हैं वे दुगुने 3 गुने दाम पर टमाटर बेच रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी टीईटी की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। टीईटी परीक्षा आज आयोजित होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो गया, जिसके कारण प्रदेश सरकार ने अब परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। जहां और परीक्षा के नए डेट्स के बाद जारी किए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के विश्वविद्यालय यानी कि बिहार के यूनिवर्सिटियों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटियों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जाँच होगी और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। राज्यपाल फागू चौहान ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में व्याप्त गड़बड़ियों की जाँच पर अपनी सहमति जताते हुए स्पष्ट रूप से कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जाँच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजय चौधरी ने कहा है कि इस मुद्दे पर राजभवन और सरकार के बीच तालमेल में कोई भी कमी नहीं है। सरकार को पूरा भरोसा है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच होगी और दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की योजना अब ठंडे बस्ते में जा चुकी है। 8 साल पहले जब कांग्रेस सरकार ने यहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना बनाई थी, तो उम्मीद थी कि पिछड़े गरीब और अल्पसंख्यक छात्रों को अपने ही जिले में उच्च शिक्षा हासिल प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन ये कोशिश 8 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। अब स्थिति ये हो गई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज की शाखा की स्थापना करनी थी, वहां सिर्फ सोनिया गांधी और सीएम नीतीश कुमार के नामों वाली शिलापट के अतिरिक्त यानी कि नामों वाली शिलापट के अलावा कुछ भी सलामत नहीं है। यहाँ जो गेट बनाए गए हैं वे पूरी तरीके से टूट गए हैं, वही बाउंड्री भी पूरी तरीके से टूट गए हैं। लगभग 8 साल पहले 2014 में बिहार में तत्कालीन सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार में बिहार के पिछड़े जिलों में शामिल किशनगंज के कोचा धामन में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक शाखा खोलने की योजना बनी थी, जिसको लेकर खूब विवाद भी हुआ था। इसके बावजूद भी जिले में यानी कि किशनगंज जिले में चकला पंचायत में 2014 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शाखा का भव्य उद्घाटन किया गया था, जहां खुद सोनिया गांधी इसके लिए बिहार आई थी, किशनगंज आई थी। जिसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े इस जिले के लोगों और छात्र छात्राओं में उत्साह का माहौल था। जब गरीब छात्र छात्राओं में यूनिवर्सिटी में पढ़ने की उम्मीद जगी, लेकिन उसी साल लोकसभा चुनाव के बाद पूरी स्थिति बदल गई। जब केंद्र में मोदी सरकार आने के साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज की शाखा स्थापित करने की योजना पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चली गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज शाखा की कार्य अधर में ही पड़ा रह गया। हालांकि यहां बीएड और एमबीए की पढ़ाई कहीं दूसरी जगह होती है, लेकिन 8 साल के बाद भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज शाखा की स्थापना पूरी तरीके से नहीं हो पाई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की कला ने एक बार फिर से बिहार को गोल्ड दिला दिया है। जहां व्यापार मेले में 2017 को छोड़ दे तो 2014 से बिहार पवेलियन ने 6 बार गोल्ड मेडल जीता है। बिहार को लगातार साल 2014 से ट्रेड फेयर में गोल्ड मेडल मिल रहा है। बिहार पवेलियन की इस जीत पर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि ये सभी राज्यवासियों के लिए गौरव का विषय है। जहाँ ट्रेड फेयर में बिहार पवेलियन में 41 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें बिहार के पारंपरिक लोक कला और संस्कृति से जुड़े बेहतरीन उत्पादकों को रखा गया था। जहां यहां पद्मश्री दुलारी देवी की लाइव मधुबनी पेंटिंग की भी प्रदर्शनी की गई थी। ट्रेड फेयर में खादी पवेलियन में ग्रामीणों की दिख रही आत्मनिर्भरता बिहार पवेलियन की सबसे बड़ी खासियत रही है कि यहां इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल किया गया। इस कोशिश ने बिहार को अन्य राज्यों के पवेलियनों से अलग बनाया। जब बिहार पवेलियन के ग्रामीण परिवेश ने यहां आने वाले विजिटर्स को बिहार की असल कला और संस्कृति से रूबरू करवाया।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार को जाम से निजात दिलाने के लिए बिहार सरकार ने अहम पहल की है। इसको लेकर गृह विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और रेंज आईजी डीआईजी को सख्त आदेश दिया है। इन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि उनके क्षेत्र अधिकार में जहां भी जाम की समस्या है उनका अध्ययन करके विस्तार से कार्य योजना बनाएं और उसे अपने यहाँ प्रभावी ढंग से लागू करें। विभाग ने साफ कर दिया है कि जाम की समस्या से निजात मिले ये सुनिश्चित करें ताकि लोगों की आवाजाही में कोई भी दिक्कत ना हो, लोग समय से अपने गंतव्य पर पहुंच सके। साथ ही यह भी निर्देश है कि जाम से निजात पाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं इसकी भी रिपोर्ट विभाग को भेजें। गृह विभाग के स्तर पर भी राज्य के विभिन्न जिलों में लग रहे जाम की समस्या की मॉनिटरिंग हो रही है। दोस्तों नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार झारखंड की आबादी के बड़े हिस्से को गरीब बताए जाने पर राजनीति शुरू हो गई है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक की लिस्ट में बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब 3 राज्य के रूप में सामने आए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार के 38 जिलों में से किशनगंज जिला सबसे गरीब है। इसके बाद इन आंकड़ों को लेकर बिहार झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जब बिहार को लेकर रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फटकार लगाते हुए कहा है कि उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए क्योंकि बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी सहित हर क्षेत्र में सबसे नीचे पर पहुंच गया है। उधर झारखंड में मुख्य विपक्षी भाजपा ने इसे राज्य की हेमंत सरकार की विफलता के तौर पर पेश किया है। दूसरी ओर सत्ताधारी झामुमो एवं कांग्रेस ने इस स्थिति के लिए पिछली सरकार को दोषी ठहराया है। दोस्तों शराब को लेकर बिहार सरकार और जेडीयू का खेल दिलचस्प है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों से लेकर दूसरे लोगों को शराब न पीने की कसम खिला रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की ही एक सांसद की एक वायरल हो रही तस्वीर कुछ और कहानी कह रही है। जब जेडीयू के सांसद शराब तस्करी में जेल जा चुके व्यक्ति के हाथों से सम्मानित हो रहे हैं। जब जेडीयू सांसद की यह तस्वीर वायरल हो चुकी है। जहां काराकाटा लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू के सांसद हैं महाबली सिंह, उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें वे संजय सिंह नाम के व्यक्ति के हाथों गुलदस्ता लेकर सम्मानित हो रहे हैं। जेडीयू सांसद को गुलदस्ता दे रहा संजय सिंह शराब तस्करी के आरोप में जेल भी जा चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक खुद को जेडीयू सांसद महाबली सिंह का करीबी बताने वाला संजय सिंह और उसका बेटा शराब तस्करी का आरोपी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप खाने के शौकीन हैं और कम दाम में ही लजीज व्यंजनों का स्वाद लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल राजधानी पटना में अब मात्र 15 रुपए में भरपेट भोजन करने को मिलेगा और इसके लिए आपको कहीं भी ज्यादा भटकना भी नहीं पड़ेगा। जहां शनिवार को पटना स्टेशन पर इस नए भोजनालय का उद्घाटन मेयर सीता साहू और डिप्टी मेयर ने किया है। इस मौके पर मेयर ने बताया है कि भामाशाह फाउंडेशन की मदद से इस भोजनालय की शुरुआत की गई है। यहाँ पर केवल 15 रुपए में भरपेट भोजन करने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पटना स्टेशन के अलावा कारगिल चौराहे पर भी इस तरह का एक और स्टॉल खोला गया है जहां पर 2000 लोग प्रतिदिन खाना खा सकते हैं। मात्र 15 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि पंचायत चुनाव के अंगना में सियासत के कई रोचक किस्से देखने को सुनने को मिल रहे हैं। जब ताज़ा मामला बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के पलिया पंचायत के वार्ड 8 में वार्ड सदस्य पद के चुनाव का है। जहां यहां मुख्य मुकाबला देवरानी और जेठानी के बीच में था। जहां शनिवार को हुई मतगणना में जेठानी राजकुमारी देवी और देवरानी कुंजल देवी को बराबर मत हासिल हुए। जब दोबारा गिनती के बाद भी नतीजा जब वही आया तो फिर लॉटरी निकालकर जीत हार का फैसला हुआ और किस्मत ने देवरानी का साथ दिया। चुनाव प्रचार में दोनों प्रत्याशियों के प्रति सहोदर भाइयों ने अपनी पत्नी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। मुकाबला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी मोहम्मद असलम ने बताया है कि पलिया पंचायत में वार्ड नंबर 8 में देवरानी और जेठानी समेत कुल 4 उम्मीदवार मैदान में थे। मतगणना शुक्रवार की देर रात संपन्न हुई जिसमें राजकुमारी देवी और कुंजन देवी को 100 मत हासिल हुए। फैसले के लिए प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी के पास मामला आया। रात ज्यादा होने के कारण दूसरे दिन लॉटरी निकालने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देकर दोनों को भेज दिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत के असंगठित कामगारों और मजदूरों को भोजनालय का भी लाभ मिलने के लिए केंद्र सरकार तमाम प्रयास कर रही है। जहाँ इसी क्रम में देश भर में गैर पंजीकृत श्रमिकों या फिर मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड की सुविधा शुरू कर दी गई है। जहाँ केंद्र श्रम मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल पर अभी तक 9.5 करोड़ असंगठित मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जहाँ इसे बनवाने के बाद कई प्रकार की सुविधाएं इन लोगों को मिलेगी, लेकिन खास बात यह है कि किसी भी राज्य का मजदूर कहीं भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
श्रम मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि जिन श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पर कराया है उन्हें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ दिए जाएंगे। वहीं श्रम और रोजगार मंत्रालय पहले साल का प्रीमियम देगा। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए का रिस्क कवरेज दिया गया है, जबकि आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं अगर कोई इमरजेंसी या फिर आपदा आती है तो फिर इन मजदूरों को मदद प्रदान की जाएगी। हालांकि इस सबसे अलग जो विशेष बात है वो ये है कि अभी तक केंद्र या फिर राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं या फिर योजनाओं का लाभ मजदूर या फिर श्रमिक सिर्फ अपने ही राज्य में ले पाता था, लेकिन ई श्रम पोर्टल पर हुए रजिस्ट्रेशन के बाद अब इसे अन्य राज्यों में भी ये लाभ मिल सकते हैं। दोस्तों, बिहार के देहाती इलाकों के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों की 4 दीवारी का निर्माण होगा। जहां उन सभी प्राथमिक विद्यालय जहां 4 दीवारी नहीं है या फिर क्षतिग्रस्त है वहां पर मनरेगा योजना के तहत बाउंड्री का निर्माण होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि बिहार के बहुत से ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां 4 दीवारी की समस्या है। 4 दीवारी नहीं रहने तथा क्षतिग्रस्त एवं अपूर्ण रहने के कारण विद्यालय के बच्चों तथा शिक्षकों में सुरक्षा का अभाव रहता है, जैसा साथ ही असहज भी बनी रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए अब राजधानी पटना के साथ साथ जिला स्तर पर भी उत्पाद विभाग काफी सजग दिख रहे हैं। इसी कड़ी में देर रात तक उत्पाद विभाग की टीम ने कटिहार के कई होटलों में छापेमारी की। हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें उत्पाद विभाग की टीम के हाथ कुछ भी नहीं लगा, लेकिन आधा दर्जन से अधिक होटलों में छापेमारी से पूरे शहर में हरकंप मचा हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत की आवश्यकता की वकालत की है और जोर देकर कहा है कि भारत हिंदुस्तान है और अगर हिंदुओं को हिंदू रहना है तो फिर भारत को अखंड बनाना होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा है कि ऐसा देखा गया है कि इन दिनों हिंदुओं की संख्या और ताकत कम हो गई है या हिंदुत्व की भावना कम हो गई है। मोहन भागवत ने कहा है कि भारत हिंदुस्तान है और एक हिंदू और भारत अलग नहीं हो सकते। दोस्तों, साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर के शुरू होने में अब चंद दिन बचे हैं। नए महीने में आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। दरअसल माचिस समेत रोजमर्रा से जुड़ी कई चीजें महंगी होने वाली है। तो आइए जानते हैं कि 1 दिसंबर से क्या कुछ महंगा हो जाएगा। 1 दिसंबर से माचिस के दाम 1 रुपये बढ़ जाएंगे। इस बढ़ोतरी के बाद माचिस की नई कीमत 2 रुपये होगी। करीब 14 साल बाद कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आखिरी बार साल 2007 में माचिस की कीमतों में 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। वही पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बचत खाताधारकों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती की गई है। अब सालाना ब्याज दर 2.90% से घटकर 2.80% हो गई है। नई दरें 1 दिसंबर से लागू होगी। दिसंबर महीने में एलपीजी गैस की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। इस बात की आशंका है कि एक बार फिर से एलपीजी के दाम बढ़ सकते हैं। एटीएफ यानी कि जेट ईंधन भी महंगे हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि देश को पॉल्यूशन मुक्त बनाने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही है। इसी के चलते पुराने डीजल पेट्रोल गाड़ियों को जब्त भी किया जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत ज्यादा होने के चलते इनकी खरीदारी सिर्फ हाई क्लास लोग ही कर रहे हैं। समस्या को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आम आदमी की पहुंच में लाने की यह घोषणा की है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को पंख लगने के साथ साथ नए साल में वाहनों की बिक्री भी जोर पकड़ेगी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।